Hello everybody, today we will discuss about the fourth experiment, alpha particle scattering, its merits and demerits. असल में ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। इसमें कुछ पार्ट सही हैं और कुछ गलत हैं, तो ये कोर्स में पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इसे पढ़ें और इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं। तो इसके मेरिट ही मेरिट्स आज हम पढ़ेंगे। Rutherford model proposed a new model of atom known as the nuclear model of atom on the basis of the result of alpha scattering experiment। उसने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था रुदरफोर्ड ने एंड इट्स कोलीग। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लिप में, काफ़ी एक्सप्लेन किया है। जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकता है। इसमें पॉस्टुलेट क्या रहता है? फर्स्ट पॉस्टुलेट लिया था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास ऑफ एन एटम एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन नेम एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी कि एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके यहाँ रिवॉल्व करेंगे, तो जो मास होगा वो सेंटर पे होगा और उसी में कॉन्सेंट्रेट होगा। ये ब्लैक वाला पोर्शन जैसे दिखा रहा है, ये उसने पॉस्टुलेट लिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने बताया है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, 10⁻14 to 10⁻15 मीटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम ऑफ अ डायमीटर 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर जो है डायमीटर है एटम का, और जो न्यूक्लियस का है वो 10⁻14 to 10⁻15 मीटर है। ये उसने बताई बात। थर्ड पॉस्टुलेट उसने कह लिया द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस is provided by the Coulomb force of attraction between the nucleus and the electron। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे इसमें रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते रहेंगे और क्या करेंगे, ये क्योंकि ये नेगेटिव है और ये जो है न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कूलम्बिक फोर्स बनेगी। कूलम्बिक फोर्स जिन नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकता है, जिसके अंदर मैंने कूलम्बिक फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q1 Q2/R² के बारे में समझाया है, उसमें पढ़ें आप, उसे एक्सप्लेन करें। तो ये सारी फोर्स जो है जैसे पॉजिटिव विद नेगेटिव ये करता है, रिवॉल्व भी करता है और अट्रैक्ट से बचा के रखता है, जिसमें रिवॉल्वमेंट भी होता रहता है। ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट इसने बताया ये सेंट्रीपिटल फोर्स से रिवॉल्व करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। ये जो कूलम्बिक फोर्स है इसी की वजह से ये रिवॉल्व करते हैं और गिरते नहीं हैं, घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस से बाहर नहीं आके गिरते। ठीक है। फोर्थ पॉस्टुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उतने ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन्स होंगे। तो आप ये कह सकते हैं जितने बाहर न्यूक्लियस हैं, जैसे सपोज 4 जो हैं आपके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे, और जो एटम होगा वो पूरा टोटल न्यूट्रल होगा, दैट विल बी 0 न्यूट्रल होगा। ठीक है। ये इसने पॉस्टुलेट लिए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं, कई बार पूछ लेते हैं। ड्रॉबैक, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? Although Rutherford model justified the periodic table on the basis of atomic number instead of atomic weight, जो एटॉमिक नंबर है जो आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जिसे नहीं मालूम है वो भी मेरी प्रीवियस क्लिप देखें। पीरियोडिक टेबल जो है एटम उसमें किस तरह से अरेंज है ये इसने बताया, और एटॉमिक वेट जो है उसका, यानी कि एटॉमिक नंबर आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक नंबर, तो ये बताया इसने और एटॉमिक वेट हटाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से ही हमारा पीरियोडिक टेबल से हमें एटम पता चलते हैं। एंड द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यू टू
atoms of a thin foil, yet the Rutherford models for a following drawbacks. इसमें फिर भी काफ़ी ड्रॉबैक थे. अब जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है और अल्टीमेटली जा करके फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर. तो ये इसका बड़ा गड़बड़ पॉइंट था ये, और रेडिएट भी करेगा. अब इसमें क्या है, thus the electrons revolve around the nucleus are accelerated towards the nucleus on one atom. According to classical electrodynamics, any charged particle, while accelerating or retarding, lose energy through electromagnetic radiation. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट करेगा या फिर डी एक्सेलरेट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से रेडिएट करेगा, जो कि ऐसा नहीं होता. आप अगर सिंपल मैनर में ये कह सकते हैं, जैसे मेरे पास सपोज की है, गाड़ी की है मैंने, और इसकी ये अपना आप नहीं चमकेगी, इट विल नॉट, चमकेगी नहीं, रेडिएट नहीं करेगी, ना ही ये एब्जॉर्ब करेगी. तो ये इसकी उल्टा पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि वो चमकती रहती है. यानी कोई भी, ये तो एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे की जैसे चमक रही है, तो इन्होंने बोला कि ऐसे चमकती रहेगी. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूसली, और लूज करता रहेगा. एज अ रिजल्ट the radius of the path of the electron should goes on decreasing. Ultimately it should fall into the nucleus by the following spiral path. और अल्टीमेटली जो है स्पायरल पाथ से आपका घूमता हुआ, ये स्पायरल पाथ क्या होता है, ये जिस तरीके देखा आप देख रहे ना स्पायरल पाथ, ये अल्टीमेटली ये इसमें आकर के फॉल करेगा जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें अल्टीमेटली यानी आखिर में जाके ख़त्म हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. जैसे अगर सपोज मेरे पास की है, ये की है, इसका मतलब तो ये है कि मैंने की रखी है और इस की को जो है हम यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं इसे 1 साल के लिए 10 साल की रख दूंगा तो पता चला वो वहाँ से गायब हो जाएगी. इसका मतलब ये है, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता. यानी कि ये ड्रॉबैक था उन्होंने जो लिया, उन्होंने बोला रेडिएट करती हैं. और ये तो की के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल एटम जैसे अगर आप लेते हैं तो अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ये उसने कहा, जो कि ऐसा नहीं होता. As a result, the atoms should collapse. In fact, it never happens. जैसे मैंने बताया आपको, the electron keep on revolving around the nucleus without falling in it. और वो उसके अंदर फॉल नहीं करता, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कभी फॉल नहीं करता. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर एटॉमिक थ्योरी ने बताया था, तो वो भी हम पढ़ेंगे. तो ये Rutherford could not explain this fact. Hence, Rutherford मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. स्टेबिलिटी ऑफ एटम की नहीं बता पाया था. ठीक है, फेल इसने बताया कि इट फेल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एन एटम. और एटम से कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो है वो निकलता है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. अकॉर्डिंग टू द फोर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई, या किसी भी रेडिया में मूव कर सकता है. सो एटम शुड एमिट कंटिन्यूसली एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेवलेंथ. तो उसने बताया कि भाई उसकी तो कंटिन्यूसली आना चाहिए था, मगर जब रियलिटी में स्पेक्ट्रम देखते हैं तो क्या था, वो डिस्क्रीट आता है, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया था. सो हाउएवर, इवन द सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन हैज़ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डेफिनेट वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता, डेफिनेट स्पेक्ट्रम आता है. ये स्पेक्ट्रम भी मैं अपने स्टूडेंट को करा चुका हूँ. स्पेक्ट्रम आप देखे ही हैं, कहते हैं हम ग्रेटिंग से करते हैं. उसमें सिंपल एटम जो है उसमें हमारी क्या आती है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कि उसने बोला कि कंटिन्यूस आएगा, जो कि नहीं था. हैंस द फोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम. स्पेक्ट्रम जो एटम की आ रही थी वो नहीं बता पाया, ये उसके लिए गड़बड़ी थी. तो ये मेन 2 पॉइंट थे कि एक तो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एन एटम ये, और स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये 2 नहीं पॉइंट बता पाया था. तो ये इसका आप ध्यान रखें. और आज के लिए हम इतना ही करेंगे. थैंक यू. काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी और आपका दिन पे दिन फिज़िक्स इम्प्रूव होता जाएगा.
अगर जिनकी फिज़िक्स कमज़ोर है उनसे भी मेरा चैनल शेयर करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनकी भी फिज़िक्स इम्प्रूव होती चली जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक